प्रदूषण जैसे हम दिल्ली में देखते हैं 700 AQI हो गया, लेकिन आम आदमी जब एयरपोर्ट से उतरता है तो कई बार बोलता है यार मुझे तो कोई पॉल्यूशन दिखा ही नहीं। एकदम कुछ नहीं होगा। जब वो चलेगा, तेज चलेगा तो उसको शायद सांस लेने में असुविधा हो, उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो सकता है। यदि किसी को ऑलरेडी सांस की बीमारियां जिसको सीओपीडी या अस्थमा बोलते हैं, वो उसकी बिगड़ सकती हैं। एक अर्बनाइजेशन की हम बात करें, कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, जब हम शहर के बीचों बीच कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के भी पॉल्यूशन होता है। सिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन को कवर करके करना कंपलसरी करना चाहिए। स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर तभी बनेगा जब वो प्रदूषण रहित इंदौर। आपका क्वेश्चन था जो एक दिखता नहीं जी। है और वो प्रभावित तो कर। सर ने राजीव खुराना सर पर जिक्र किया, सर उनका भाषण बोल नहीं रहे थे, ही वाज लिटरली येलिंग। सर चीख रहे थे कि भैया समझ जाओ, सीख लो। दिल्ली में तो हम समझ रहे हैं, पर जब तक इंदौर वाले नहीं सीखोगे तो लेट होकर सीखोगे, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो डॉक्टर्स बोलते हैं सिगरेट पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हुक्के का कल्चर भी बहुत बढ़ रहा है और यंगस्टर्स में ये बड़ा डिस्कशन होता है कि एक हुक्का मतलब 200 सिगरेट। तो ये वेपिंग का एक तरीका है उसका, और निश्चित तौर पे वेपिंग किसी भी रूप में हार्मफुल है। और जो केमिकल वेपिंग है इट इज़ वेरी डेंजरस। एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी आपके अंदर पैदा करती है। व्हेन यू वेप योर डोपामिन लेवल इज वेरी हाई, so temporarily you feel very enthusiastic and very energetic and dynamic, but as the effect is gone you again feel lethargic, irritable and so सर ऐसे ही दिन में हम शायद 22,000 बार सांसें लेते हैं और सबसे ज़्यादा सांस हम लोग अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग पे लेते हैं। तो एक मिथ है कि सवेरे सवेरे धुंध या धुआं, लोग समझ नहीं पाते। कई बार लोग बोलते हैं कि आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस समय आप ज़्यादा धुआं अंदर ले रहे हैं। कितना सत्य है इसके अंदर? अर्ली वॉकिंग करना है या नहीं करना है? सर गैस कांड जो हुआ था भोपाल में, मेरे ख्याल से काफी सारे जो युवा लोग बैठे हैं सबको याद होगा। वहां पे कुछ युवा लोग थे, वो तेजी से भागे तो उन्होंने हाइपर वेंटिलेट किया, तो ज्यादा अंदर लिया और उनकी डेथ तक। और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भाग नहीं पाई, बेचारे फंसे, वो जिंदा बच गए। तो सुबह चले, यदि पॉल्यूशन ज्यादा है तो जोर से भागे नहीं, हाइपर वेंटिलेट नहीं करें। छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपसे करवा रहा हूँ। धीरे से सांस लीजिए सभी लोग और छोड़िए। तो आम आदमी के हिसाब से आज हम बात करने वाले हैं, बात हम सांसों पे ही करने वाले हैं। हमने माइक्रोमिटी से AQI आधारित एक टाउनशिप लाया था। तो लोगों का, खास करके इंदौर में काफी यंगस्टर्स का ये प्रश्न है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स तो समझ गए, हवा जो हमने अभी सांस ली अभी शुद्ध है या नहीं, कैसे पता चलता है आम आदमी की नजरों से? देखिए मैं आपको 2-3 चीज बताऊं। ब्रेथलेसनेस, सांस जैसा चलने का एक इम्पैक्ट कभी किसी को आ सकता है। कई लोगों को छींक, आंखों में लालपन आना या और चमड़ी की बीमारियां, लॉन्ग टर्म में भी एयर पॉल्यूशन रहेगा, तो ये सारी चीज़ें वो महसूस कर सकता है। शायद उसको ये समझ में नहीं आए कि ये बैड एयर क्वालिटी के कारण हो रही है। आपने जो पूछा वो नंबर्स तो जरूर लिखे रहते हैं, आजकल कुछ पेपर्स में वो नंबर्स आने भी लगते हैं, लेकिन शरीर के कुछ लक्षण और लॉन्ग टर्म में, जैसे सर ने बताया अभी, सांस की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर्स, इवन अर्ली डेथ्स, प्री मैच्योर बर्थ्स, और इसमें की बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। रुपेश आप बताओ। ये जैसा सर ने कहा कि ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं, छींक आना, आंखों का लालपन हो जाना, सांस लेने में अच्छा नहीं लगना, जगह बदलने पे थोड़ा ब्रीथिंग अच्छी हो जाती है। तो ये प्रारंभिक लक्षण है जहाँ से जिस तरह से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु की शुद्धता को पहचान सकते हैं शरीर के माध्यम से। तो वो इंडेक्स वगैरह तो जो है साइंटिफिक वे हो गया बताने का, पर ये एक तरीका है जिससे हम पता कर पाते कि हमको शुद्ध वायु नहीं मिल रही है। तो शुद्ध वायु के लिए हमको पर्यावरण को सुरक्षित करना पड़ेगा, जो शायद आपका भी ऑब्जेक्टिव है। और हम चेस्ट फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट शहर के जो है वो भी इसी पे काम करते हैं। पहली सांस जो होती है वो जीवन में बर्थ के समय होती है, और अंतिम सांस जो है मौत का कारण होती है, और इसी के बीच में कोई जीवन है ना जी। तो जो श्वास कितनी महत्वपूर्ण है, और इसको देखने की जिम्मेदारी पल्मोनोलॉजिस्ट को भगवान ने दी है। तो हम श्वासों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर बात करने के लिए है। आगे की बात हमारे जो रवि सर बोलेंगे। मनोज भाई, अच्छी हवा आम आदमी के लिए बहुत अलग अलग मायने रखती है। अभी कोई दूर सिगरेट पी रहा होता है तो कोई बोलता है अरे यार क्या बदबू आ रही है यहाँ पे, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में रहते हैं,
अपने फैक्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ जाते बराबर घुटन खांसी आने लग जाती है। प्रदूषण का वो भाव जो लिटरली हर चौराहे पे हम सभी को आजकल फेस करना पड़ता है। वहाँ खड़े-खड़े एक अजीब-सी घुटन, एक अजीब-सा नाकों का इरिटेशन, आँख का इरिटेशन। मैं समझता हूँ आम आदमी जब वो खुली साँस की जगह एक ऐसी आबो-हवा में जाता है जहाँ कहीं न कहीं थोड़ी शारीरिक पीड़ा या चिढ़ होती है, शायद वो उसी हवा को थोड़ा-सा एक प्रदूषित या एक दूषित हवा। सर प्रदूषण जैसे हम दिल्ली में देखते हैं 700 AQI हो गया, लेकिन आम आदमी जब एयरपोर्ट से उतरता है तो कई बार बोलता है यार मुझे तो कोई पॉल्यूशन दिखा ही नहीं। ये आम आदमी को समझाइए कि वो 700, 300, 400 का जादू है क्या, और जो दिखता नहीं है तो वो कैसे हमें बीमार करता है या धीरे, क्योंकि यूजुअली हवा धीरे धीरे बीमार करती है। तो थोड़ा सा वो टेक्निकली लेकिन आम भाषा में, सरल भाषा में समझाइए कि 700 AQI क्या है, 300 क्या है, 100 क्या है। और मैं एक शहर के बीचों बीच रह रहा हूँ और शायद कोई गांव में रह रहा है, हम बोलते हैं गांव की हवा बहुत अच्छी है। कैसे पता चलता है और कैसे इसको मापा जाता है? AQI आपने जो वर्ड यूज किया बहुत सिंपल भाषा में कहें, एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब जो वायु है इसकी प्योरिटी या कितनी साफ या शुद्ध है। इसको मापने के बहुत सारे पार्टिकल साइज से नापा जाता है। आपने पढ़ा होगा PM10, PM2.5 या सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स, गैसेस, बहुत सारी गैसेस और ये सब चीजें रहती हैं। एक आम आदमी के लिए इसका आसान नहीं है उन सारी बातों को समझना, इसलिए इन सबके मेजर पार्ट्स को लेकर एक सिंगल पॉइंट बना दिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी। तो अब आपने बोला 700 दिख रही है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो 5-7 चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ हो रही है। आपने बोला कि साहब ये 50 है, अभी हम देखते हैं आजकल बड़े खुश हो जाते हैं, कई बार लोग बाग दिखाते हैं साहब 50 हो गई, एंड दे आर वेरी हैप्पी, द एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली इज वेरी हैप्पी टू से दैट। बरसात के बाद और कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में जब हवा अच्छी चलती रहती है तो वो आदमी खुश दिखाते हैं लोगों को। लेकिन आम आदमी के समझ में एकदम, आपने बोला एयरपोर्ट से उतरे और 700 AQI है, फिर भी इसको कुछ वो कह रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा। जी। एकदम कुछ नहीं होगा। जब वो चलेगा, तेज चलेगा, तो उसको शायद सांस लेने में असुविधा हो, उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो सकता है। यदि किसी को ऑलरेडी सांस की बीमारियां जिसको COPD या अस्थमा बोलते हैं वो उसकी बिगड़ सकती हैं, उसको अपनी दवाइयों के डोजेस, पर्टिकुलरली अब जो पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे हैं इनहेलेशन थेरेपी, उसके डोजेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हर आदमी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो परेशान है उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को देर से समझ में आएगा, बट कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। और उसको जिसके जैसे आपको हमने बोला कि ये होटल बहुत खराब है तो आपको खराब दिखने लग जाता है, तो हम लोगों ने जो पहली कोशिश यही करी है कि हम नंबर्स दिखाने लग गए और मीडिया वालों को और पेपर वालों को और आम जनता को जागृत कर रहे हैं कि प्लीज रीड दिस नंबर्स। आप कहाँ रह हो? आपने बोला यार एक रेगन चौराहे पे एक लगा AQI का, 2-3 जगह और लगे, तो क्या ये पूरे इंदौर भर का नाप रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये 3-4 जगहों का नाप रहे हैं और उसमें से भी आधे टाइम खराब रहते हैं। तो आपके साथ थोड़ा सा धोखा कहीं ना कहीं चल रहा है आम आदमी के साथ में। ही हैज टू बी अलर्ट। आपको धुआं दिख रहा है तो ये पॉल्यूशन है। जी। कल आप कई कुछ लोग शायद मिस कर गए होंगे, एक टीम आई थी हमारी डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर की, उन्होंने बताया कि कुछ अगरबत्ती, लोबान या और कुछ धुआं घर में उगता है, चलता है, उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 क्रॉस 2 मिनट में कर जाता है। सो इट इज सो डेंजरस। तो हमको सबको अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि कहीं हम गलत आवाज से के साथ तो नहीं। सर सबसे आसान तरीका क्या है ये पता करने का कि मेरे लंग्स स्वस्थ हैं या नहीं? बहुत सारे हमारे बेड साइड मॉनिटर्स या बेड साइड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। एक सिंपल होता है सिंगल ब्रेथ काउंट, 1 से कितनी गिनती कर सकते हो? हम पूछते हैं मरीज गिनती करो, उससे चालू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कब तक गिन सकते हो? 40 तक गिने। दूसरा आदमी 30 तक गिनता है। एक नंबर 2 होता है ब्रेथ होल्डिंग टाइम, सांस लीजिए अंदर और कितनी देर सांस रोक सकते। मैं 50 सेकंड रोक सकता हूँ, एक मरीज 30 सेकंड रोक सकता है, एक 20 मिनट रोक सकता है। उसके फेफड़े कमजोर है इसलिए उसका ब्रेथ होल्डिंग टाइम कम है। एक होता है कैंडल टेस्ट, आप एक कैंडल रखिए, उसकी कितनी दूर रखने पर उसको आप फूंक मार के बुझा सकते हैं। ये हमने बहुत सिंपल टेस्ट है विच वी कॉल बेड साइड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। बाकी तो हमारे पास मशीन्स रहती हैं, पीकोमीटर्स, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की मशीन्स,
जिसके माध्यम से आप ब्लड शुगर में आपकी बोलो कि जी। ठीक नहीं है, तो आप बोलोगे नापी तो है ही नहीं आपने, तो भैया एक सुई चुभा के जब तक नापेंगे नहीं ना तब तक आप मानोगे नहीं। तो हमको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट तो करने ही पड़ते हैं, तभी मानता है वो मरीज। लेकिन एक आम जनता अपने को खुद को टेस्ट कर सकती है कि हमारा लंग फंक्शन का क्या स्टेटस है। जी। बात ठीक है। सर ने बिल्कुल सही बताया। तो उसके लिए योग में भी अपने आप पे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी बताइए, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, इस तरह से जो है अपने आप को आप टेस्ट कर सकते हैं योग के माध्यम से भी कि आपके फेफड़े कितना काम कर रहे हैं। ये इसमें ये बात मेरे को लगता है। और योग अब इतना पॉपुलर हो गया है कि वो मेरे को लगता है हर व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा भी समझता है। तो बाय डूइंग योग एंड बाय योग के माध्यम से भी आप अपने फेफड़े की ताकत को पहचान सकते हैं। सर, क्योंकि आप विशेषज्ञ इन चीज़ों के और आम आदमी को आपसे बात करने का मौका इतना आसानी से मिलता नहीं है। कुछ मिथ्स हैं भारत में जिनके बारे में बात, एक आपने जैसे अगरबत्ती बोला, तो घर की अंदर मैंने 2 पौधे लगा लिए तो मेरी ऑक्सीजन क्या सुधर जाती है? ये मिथ है हमारे यहाँ। नहीं, घर के अंदर 4 पौधे लगा के हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ हरियाली है, क्या ये सत्य है? आपने इंदौर में एक चीज ध्यान देना, जैसे हम एयरपोर्ट से उतरते तो मेरे को कहीं एक बिस्किट का पैकेट फेंकना है तो मैं ढूंढता हूँ डस्टबिन कहाँ जी। है। आप गंदगी करो ही मत तो साफ करने की जरूरत खत्म हो जाती है। इंदौर की हमारे यहाँ इंदौर नंबर 1 जो है ना 8 साल से 10 साल जी। से और रहेगा हमेशा, वो हमने एक आदत डाली, हम गंदगी करते ही नहीं। इसी तरीके से एयर पॉल्यूशन का भी यही फंडा है कि आप प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट तो हम लोग करते हैं, हमारा धंधा है, सब बिजनेस नहीं हमारी जिम्मेदारी है, वो तो हम करेंगे। जी। लेकिन आप पॉल्यूशन फैला ही क्यों रहे हो? यदि हो रहा है, आप मानेंगे नहीं, कई बार लोग बाग पत्तियां उठाते हैं, सूखी पत्तियां और जला रहे हैं। आम जनता नहीं समझती, टायर्स जला रहे हैं, सर्दियों में भी जब गर्मी लगेगी टायर जला रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, मकान बनाते हैं तो अपने घरों को ढंग से कवर नहीं करते। उसके अलावा हम रोज झाड़ काट रहे हैं, नए झाड़ लगा नहीं रहे, बातें करते हैं कि प्लांटेशन करेंगे, वो उनको उखाड़ के ले जाते हैं, कहाँ लगाते हैं मालूम नहीं। तो वन हैज टू बी केयरफुल, हम पॉल्यूशन कम करें और यदि है तो उसको रोकें। मैं अगरबत्ती या धर्म के प्रति कुछ बात ऐसी नहीं कह रहा, बट एनी स्मोक इट हर्ट्स यू, 100% इट हर्ट्स यू। आप मैं ला नहीं पाया, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हमारे पास छोटे छोटे पॉल्यूशन के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, वी कैन शो इट यू हियर ओनली। एक माचिस जलाइए और आपको दिखेगा कि एयर पॉल्यूशन इंडेक्स क्या, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200-300 इमीडिएट हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और हमको, आपने बोला फैलाए नहीं, ठीक रखे और अपने आप को फिट रखने की, ये हमारी जिम्मेदारी तो रहेगी। लेकिन एक बात, मैं एक अलग टाइप का उदाहरण लूंगा। यूँ तो हर व्यक्ति हनुमान जी का भक्त होता है। मेरे पास 2 विशेष भक्त हैं, एक दर्शन भाई है और एक अंजनी कुमार उपाध्याय सर है। दोनों विशेष हनुमान जी के भक्त हैं। आप हनुमान जी की आराधना अपने घरों में करते हैं, पर फिर भी लालसा होती है कि यार कभी मंदिर जाके, वो वाला मंदिर जहाँ पीपल का पेड़ लगा हो, थोड़ा खुला सा रहता है और वहाँ पे बाबा के दर्शन करके अलग ही आनंद आता है। ये एक जी। जब वहाँ पे आप जाते हैं तो जो शुद्ध हवा मिलती है और जो एक अलग से पवित्रता का एहसास आता है, ये डिफरेंस है एयर क्वालिटी। जी। आप उसको घर के अंदर लीजिए और फिर जब आप जाके किसी आश्रम या खुले मंदिर में दर्शन कीजिए, सो यू फील द प्योरिटी। आई फील दैट इज द क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ एयर क्वालिटी मेक्स। मतलब सर जो कहना चाह रहे हैं कि नीम के पौधे, पीपल के पौधे जी। और जो बड़े आम के पौधे, बड़ के वृक्ष जो है वो वायु को शुद्धता, एयर प्यूरिफायर के जी। रूप में हमारी प्रकृति में काम करते हैं। तो इन वृक्षों के नीचे जब भी आप अपने आप को रखते हैं, रहते हैं थोड़ी सी देर, तो आपको अपने अंदर कुछ एक अलग सी ताजगी महसूस होती है। स्पिरिचुअली हम ये बोलेंगे कि ये भगवान का आशीर्वाद है, वहाँ जाने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस, ये है कि ये एयर प्यूरिफायर है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमको। तो अगर हमारे रहने वाले स्थान के आसपास कुछ डिस्टेंस में अगर आम, पीपल, नीम और इनके वृक्ष अगर हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शुद्ध हवा मिलने की एक प्राकृतिक गारंटी रहेगी। जी। सर, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है। एसी का प्रचलन आज हमारे शहर में बहुत बड़ा हुआ है। बंद कमरों में ये मिथ है कि एसी चलाते हैं तो शुद्ध हवा है और बाहर की हवा बंद है। कई बार हमने तो हमारे बच्चों को भी देखा है, सब तरफ से रूम बंद करके सिर्फ एसी चल रहा होता है कि पापा एयर क्लियर आ रही है। प्यूरिफाइड एयर और बाहर की एयर और एसी की एयर का अंतर क्या है और क्या ये सत्य है? मनोज, आपकी पहली जो बात थी ना, मैं उसको पूरी कंप्लीट कर दूं जी। कि अंदर 2 झाड़ लगा के खुश हो जाते हैं।
हाँ, कुछ ऐसे 2 तरह के पॉल्यूशंस होते हैं, एक आउटडोर पॉल्यूशन, एक इंडोर Indoor. पॉल्यूशन। घर के अंदर जो है, जो चूल्हा जलाने से, झाड़ू या और किसी चीज़ से होता है, उसको इंडोर पॉल्यूशन बोलते हैं। उसके लिए हाँ, कुछ न कुछ फ़र्क तो पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त है मनोज भाई, उन्होंने माइक्रो मिट्टी, एमएमएम तीनों जगह लिखा हुआ है इनका। कुछ मनी प्लांट सबको दिए आपने, और हम लगाएँगे अपने घर में तो कहीं न कहीं तो इम्पैक्ट आएगा ही है। आप जवाहर मार्ग जाना और केयरफुली देखना, जितने लोग इंदौर वाले बैठे हैं, आपको बड़ी मुश्किल से 1-2 घर मिलेंगे जहाँ झाड़ लगे हुए लोगों ने सारे साफ कर दी जी। और गाड़ियाँ खूब चल रही हैं। तो वहाँ पर जब आपने प्लांट्स का तो असर है ही, प्लांट्स आर द बेस्ट थिंग टू एब्ज़ॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, गिव ऑक्सीजन, और एयर पॉल्यूशन को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है हमारा, जी। जिसको हम लोग धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हो वापस इनको लाने की, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो हम झाड़ों का ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी काम का नहीं। आपकी अगली बात थी कि एसी, एयर कंडीशनर से क्या होता है? एयर कंडीशनिंग इज़ फॉर चेंजिंग द कंडीशनिंग या ठंडक लाना। प्यूरीफायर, आप कई लोगों ने कई भूल जाते हैं, 2-2 3-3 साल अपने एयर कंडीशनर साफ ही नहीं कराएँ। जी। उसको खोलेंगे तो इतनी धूल निकलेगी उसमें, ना उसमें ठंडी हवा आएगी, ना ताज़ी हवा आने वाली है। मेरे ख़्याल से उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। दिल्ली में किसी के घर में 5 कमरे, तो उन्होंने 5 एयर प्यूरीफायर्स लगा रखे हैं। बट क्या वो इतना काम कर रहा है क्या? एयर कंडीशनर बाहर गर्म हवा फेंकता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, और क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है एयर कंडीशनर से। जी। एयर प्यूरीफायर्स कितना काम करने वाले हैं मुझे मालूम नहीं, बट हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिन भर मास्क लगा के नहीं घूम सकते, हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नहीं घूम सकते, तो हमारे पास जो कुछ है, लेकिन फिर भी ये झाड़, मैं फिर बोलूँगा, माइक्रो मिट्टी ने हमको जो गिफ्ट किए, ये वाले गिफ्ट हम सबको अपने दोस्तों को देना चाहिए, लगाने के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। कहीं न कहीं लॉन्ग रन में छोटे झाड़, बड़े झाड़ हमारे हर चीज़ को कम करें। एयर कंडीशनर जो है, दूसरी बात और ऐड कर रहा हूँ सर की बात नहीं, जी। कि कार्बन इमिशन जो है वो हमको अंदर तो वो ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर जो है एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन में, ओजोन पर को डैमेज करने की कार्बन इमिशन बहुत बढ़ रहा है। तो अगर हम कम उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कार्बन इमिशन को कम करते हैं। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक सो। एंड एवरी डे वी आर टॉकिंग फॉर द कार्बन इमिशन। कार्बन क्रेडिट चालू हो गया उसकी बुक। तो carbon emission is a very big problem in the society, and this air conditioning is increase the burden of carbon emission. So indirectly, use of air conditioner is harmful to the human society, and it should be discouraged, or judicious use of air conditioner should be there. This is what I think. आपके सवाल का जो तीसरा पहलू था, एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर का उपयोग और सदुपयोग कई जगह होता है। कई बार व्यक्ति बीमार पड़ते से ही बोलता है कि साहब दवाई तो ठीक है, मैं घर जाते हुए एयर प्यूरीफायर भी खरीदता हूँ, तो उनको लगता है कि अब मैं एयर प्यूरीफायर से हवा लूंगा तो सांस की बीमारियां भी ठीक होंगी। एयर प्यूरीफायर एक लिमिटेड एरिया में हवा को कुछ हद तक धूल का हटा देता है। एयर कंडीशनर टेम्परेचर कंट्रोल प्लस प्यूरिफिकेशन। पर ज़रूरी बात ये है कि जो उनका प्रिवेंशन है, जो पोल्यूशन का प्रिवेंशन है, वो ये दोनों चीज़ें नहीं। आपको बीमार होने के बाद एयर प्यूरीफायर नहीं, बीमार होने से पहले एयर प्यूरीफायर का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका पर्पस सॉल्व। जी सर, ऐसे ही दिन में हम शायद 22,000 बार सांसें लेते हैं, और सबसे ज़्यादा सांस हम लोग अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग पे लेते हैं। तो एक मिथ है कि सवेरे सवेरे धुंध या धुआं, लोग समझ नहीं पाते। कई बार लोग बोलते हैं कि आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस समय आप ज़्यादा धुआं अंदर ले रहे हैं। कितना सत्य है इसके अंदर? अर्ली वॉकिंग करना है या नहीं करना है? सर इसका जवाब देंगे। पर मैं जानता हूँ, मैं सर को पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, सर डेली सुबह चलते हैं, चाहे जो हो जाए, बारिश आए, कुछ भी आए, पर सर हमेशा चलते हैं। एंड ही सेट्स एन एग्जांपल, क्योंकि सर फेसबुक पे फोटो सुबह चलते हुए सबसे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मजेदार। गैस कांड जो हुआ था भोपाल में, मेरे ख्याल से काफी सारे जो युवा लोग बैठे हैं सबको याद होगा। वहाँ पे कुछ युवा लोग थे, वो तेजी से भागे, तो उन्होंने हाइपर वेंटिलेट किया, तो ज़्यादा अंदर लिया और उनकी डेथ तक। और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भाग नहीं पाई, बेचारे फंसे, वो जिंदा बच गए। तो सुबह चले, यदि पॉल्यूशन ज़्यादा है तो जोर से भगे नहीं, हाइपर वेंटिलेट नहीं करें। सुबह घूमना तो रात का जो धुआं है उसको झाड़ कहीं ना कहीं से साफ करके हमारे लिए रखते हैं। घूमना सिर्फ वायु और सांस लेने के लिए ही नहीं है, हमारी पूरी बॉडी के लिए एक यूजफुल एक्सरसाइज है। हम उसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका बताया, कई बार आप पढ़ना हम लोग ही लिखवाते हैं
कि जब बहुत धुआं है, बहुत पॉल्यूशन है, तो इस टाइम घर से बाहर मत निकलो। जी। निकलो तो सही, आप घर में भी रहोगे तो क्या धुआं और पॉल्यूशन से बच जाओगे क्या? तो ठीक है, अपनी एक्सरसाइज को लेकिन एक लोअर पेस पे हाइपर वेंटिलेट नहीं करते हुए आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। सब में बीच में डिस्टर्ब करो। हमारे डॉक्टर विजय अग्रवाल सर जो रिस्पेक्टेड सीनियर हमारे डायस पे बुलाना चाहिए। प्लीज सर मनोज जी, आप कंटिन्यू करिए। सर इसी कड़ी में यंगस्टर्स का बड़ा क्वेश्चन है। वैसे तो डॉक्टर्स बोलते हैं सिगरेट पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हुक्के का कल्चर भी बहुत बढ़ रहा है और यंगस्टर्स में ये बड़ा डिस्कशन होता है कि एक हुक्का मतलब 200 सिगरेट। कितना सत्य है? नहीं, निश्चित तौर पे ये चीज़ें मोड ऑफ वेपिंग जिसको बोलते हैं ना, वेपिंग का एक तरीका है और बहुत सारे विभिन्न तरह के केमिकल इसमें यूज करते हैं वो लोग। डाइसिटाइल है, ग्लाइकॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है या इस तरह से। तो हाँ, तो ये वेपिंग का एक तरीका है उनका और निश्चित तौर पे वेपिंग किसी भी रूप में हार्मफुल है और जो केमिकल वेपिंग है इट इज़ वेरी डेंजरस। एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी आपके अंदर पैदा करती है। व्हेन यू वेप योर डोपामिन लेवल इज वेरी हाई, सो टेम्पररीली यू फील वेरी enthusiastic and very energetic and dynamic, but as the effect is gone you again feel lethargic, irritable and so the vaping, जिसे मोड ऑफ वेपिंग हुक्का, तो ये हार्मफुल है बॉडी के लिए किसी भी रूप में। ये नुकसानदायक है, इससे बचना ही चाहिए। एक हुक्का हो, एक 10 सिगरेट हो, उनका असर बराबर ही होता है, बल्कि बाय बीइंग अ हुक्का यू गेट मोर ऑफ dangerous chemical inhaled inside the body, so your lung get damaged. So ये किसी भी तरह से इसको प्रमोट करना या इसकी अच्छाई मानना एक गलत है। सर इसी कड़ी में हर्बल हुक्का भी चलता है, कितना हर्बल है? For interrupting here, talking of hookah, हुक्का बेसिकली लोगों का इंप्रेशन लोगों के रहता है कि जो इसके वे आर थ्रोइंग इट थ्रू द वाटर तो सारे केमिकल्स वहाँ एब्जॉर्ब हो गए हैं। वो बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल सही किया। WHO की स्टडी आ चुकी है एंड हुक्का सेशन नॉर्मली लास्ट फॉर 35 to 30 मिनट्स एंड दे जो इनहेल करते हैं वो ऑलमोस्ट 100 डिग्री 100 सिगरेट्स के बराबर का इसमें कर लेते हैं अपन। जहाँ तक हर्बल हुक्का की बात है, कोई सा भी हुक्का हो इट हैज़ टबैको ऑल्सो। शुरू में अपने मतलब इंदौर में जो हम लोगों ने बैन करवाया था कलेक्टर से रिक्वेस्ट करके कि उसको सेक्शन 144 में बैन हुआ था इंदौर में, जस्ट बिकॉज कि जब जो स्टूडेंट्स रहते हैं सब पर जाके बैठ जाते हैं कोने में जाके, जब बाहर निकलेंगे झगड़े होंगे सब लग जाते। तो हुक्का रियली वेरी बैड, पर कई जगह पे चला रहा है ये और आजकल तो ये ट्रेडिशन बन गया है। शादियों में भी लोग जो है हुक्का काउंटर बनाने लग गए हैं। तो इज राइटली सेड AQI जो डिस्टर्ब होता ही होता है। इट इज लॉट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो कि पल्मोनरी अलग बात है। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर तो एक ही हुक्का जो उसका रहता माउथ पीस होता है वही सर्कुलेट होता है सबके बीच में। तो दैट इज ऑल्सो वन मोर डेंजर ऑफ हुक्का। थैंक यू सर छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे जो शायद इतना डेप्थ में पल्मोनोलॉजी तो नहीं समझते, बट हम जब उनसे हेल्थ की बात करते हैं तो हम उन्हें एक्सरसाइज के लिए बताते हैं, हम उन्हें प्रोटीन पीने के लिए बताते हैं, लेकिन हवा से रिलेटेड क्या चीजें छोटे बच्चों को पेरेंट्स सिखा सकते हैं? छोटे बच्चे बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है। मेरे बच्चे 2, 3, 4 साल के थे तो हम लोग पहले 35-40 साल पहले बस में आते थे और कोई पीता हुआ दिखता था ना, वो उनको भेज देता था कि जाके बोलो बताओ, उनको सिखा रखा था। अंकल बीड़ी सिगरेट मत पियो, आपके फेफड़े खराब, तो वो आदमी छोड़ देता था। हम अपने बच्चों को अवेयरनेस बढ़ाएं तो आगे जब वो बड़े होंगे, ये ज्यादातर आप देखना कॉलेज में जब जाते हैं ना तो ऐसे कैंटीन में टांग पे टांग रख के और अमिताभ बच्चन की तरह सिगरेट पीते हैं ना, वहां से चालू होती है कहानी। उन बच्चों को आप जब छोटे हैं तब से स्कूल में अभी हम लोग सब करते हैं, स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। उनको तंबाकू के सर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं छोटे बच्चों के लिए कि तंबाकू, सिगरेट पीना, पॉल्यूशन, इसके जो इल इफेक्ट्स हैं या जो खराब इफेक्ट्स हैं, और उसको बताने से उनके मन में अभी से ये बैठ जाता है नहीं ये खराब चीज़ है, इससे कैंसर होगा, मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, मेरी एक्सरसाइज एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मैं उतना तेज धावक नहीं बन पाऊंगा, मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल पाऊंगा। ये सब जब उसके मन में जाती है चीजें, अब वो देखते ही इसको कोई ऑफर भी करेगा। कोई हमारे मेडिकल कॉलेज में बोलना नहीं चाहिए, रैगिंग में कई बार जबरदस्त भी रैगिंग में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सब जगह प्रोफेशनल कॉलेजेस में उनको पिलाते हैं, ऑफर करते हैं, फिर उसके बाद उनको शौक लग जाता है। अब लेकिन उसके मन में यदि ऑलरेडी है, ही इज अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, तो छोटे बच्चों को ये बताना है कि उनको इल इफेक्ट्स बता देंगे तो वो नहीं पिएंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में सर शायद थोड़ी सी बात करी भी थी
एक पैसिव स्मोकिंग या इनवॉलंटरी स्मोकिंग होती है। यदि घर में पिताजी सिगरेट बंद कमरे के अंदर पी रहे हैं तो उस बच्चे को भी आधी सिगरेट का मजा तो आ ही रहा है। जी तो उनको पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चों को अपने माँ बाप से जिद करके आप घर के अंदर नहीं पिएंगे, आपको पीना ही है तो प्लीज घर से बाहर निकल जाइए। तो हम जैसे जैसे हम स्कूलों में जाके ये करते थे ना, स्कूलों में सिखा दिया उनको जाके कि जाके तुम्हारे घर में आस पड़ोस में जितने लोग पी रहे हैं सिगरेट, हम डंडा मारना तो नहीं बोलते थे, जी लेकिन उसमें के शब्द जरूर सिखा देते थे कि ये बहुत गलत चीज है, प्लीज डोंट डू इट, मत करिए। तो बच्चे उनको आप ये सिखाइए कि दूसरों को रोको, तो वो खुद तो ऑटोमेटिकली बच ही जाए। जी सर, एक ऐसा ही प्रश्न हम लोगों से हम जब बिल्डिंग्स बनाते हैं तो जो रेसिडेंट्स खरीदने आते हैं पूछते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे पॉल्यूशन कम होता है, टॉप फ्लोर पे पॉल्यूशन कम होता है, फर्स्ट फ्लोर पे ज्यादा होता है, टॉप फ्लोर पे ज्यादा, कितना सत्य है इसके अंदर? देखो साहब, आपने जो बात बोली है ना, पॉल्यूशन सर्दियों के मौसम में क्या परेशानी रहती है जब हवा नहीं चलती, सर्दियों में ध्यान रखना। दिल्ली में रेड अलर्ट कब से चालू होता है? नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, Yes. दिसंबर, जिससे दिवाली खत्म होती है। फिर जब वो जलते हैं, पराली जलती है और उस टाइम हवा के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। तो पॉल्यूशन जो है तो होता ही रहता है, साल भर लोग बाग अपने अपने तरीके से फैलाते रहते हैं, बट एयर करंट्स या एयर मूवमेंट्स जब थोड़े से कम होते हैं तो वो स्टेबल रहता है। लंदन का एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, 80-90 साल पहले वहाँ पे गैस चैम्बर बोलते थे, वहाँ पे ऐसा गैस चैम्बर जैसी हालत हो गई थी लंदन। तो जब हवा कम रहती है तो वो पॉल्यूशन स्टेबल और वहीं रहता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक नीचे की फ्लोर्स पे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू द टॉप। लेकिन जब पॉल्यूशन है ही तो फिर वो सारे जगहों पर रहेगा, ऐसा मेरे को अंदाज है। सर आप ऐसे मनोज, आपका परिचय रवि ने ढंग से दिया कि नहीं? आप यू आर ए साइंटिस्ट इनटू दिस, आप भी हमको तो बताओ, आप सवाल पूछ रहे हो का नहीं, आप भी इसका जवाब दो प्लीज कि हमको कौन सी बिल्डिंग लेना चाहिए यदि हमको लेना ही है। सर हम तो चाहते ये हैं, जैसे आप एग्जांपल जब भी बात करें, एग्जांपल हम लंदन की ले रहे हैं या दिल्ली का ले रहे हैं, हम भी बोलते हैं दिल्ली में 700 एक्यूआई है, टियर 1 का हमारा डिस्कशन, लेकिन रहते हम टियर 2 में। तो प्रश्न मेरा फिर काउंटर आपको ये आएगी, आप 15 साल से ये सब चीजें, 20 साल 25 साल से आप देख रहे हैं किस तरह से चेंजेस आ रहा है टियर 2 सिटी के अंदर, पेशेंट्स के अंदर भी। हमें ऐसा लगता है कई बार जो लोग हमसे खरीदने आते हैं, हम एक्यूआई की बात करें, हमने मधुवन बनाया, हमने बोला हम 30 एकड़ में पर एकड़ जो प्लांटेशन कर रहे हैं, हमने हैदराबाद से एक लैब हायर किया था, इन्विजन लैब से, जिसमें हम सूरज की चाल, PM 2.5 कण को कैसे ट्रैप करेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या यूज करेंगे, ये सब करके हम एयर क्वालिटी सुधार रहे हैं उस कॉलोनी के अंदर। लेकिन लोग मुझे आके ये बोलते हैं कि मनोज भाई वो दिल्ली की प्रॉब्लम इंदौर आने में बहुत टाइम लगेगा। तो काउंटर क्वेश्चन यही सर, आप 25 साल से देख रहे हैं क्या पॉल्यूशन शहर में बढ़ रहा है? क्योंकि दिखता नहीं है लोगों को पॉल्यूशन को लेकर, आज भी मिथ यही है कि जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है वही पॉल्यूशन है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है सर पिछले 5-3-2 साल में, कि क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या टियर 2 में उतना जल्दी आ जाएगा या अभी लगेगा 5-10 साल? आप मैं इस करके मैं आपको ही बोल रहा था, कल एक राजीव खुराना करके आए थे, जो हमारा एक ग्रुप है जी लंग केयर फाउंडेशन, वो यही वाली बातें कर रहे हैं कि क्या हम इंतजार करें कि इंदौर दिल्ली बन जाए? वी कैन नॉट वेट फॉर दैट। तो उसके लिए हमको पॉल्यूशन तो रोकना ही पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और आपने जो पूछा, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं, हम लोगों ने स्टडीज करी थी। इंक्रीजिंग व्हीकल्स इज वन, नॉट मेंटेनिंग व्हीकल्स प्रॉपरली। हमारे होटल इंडस्ट्री में हम जो तंदूरी रोटी खाते हैं उसके तंदूर जलना, नए नए मकान बनना, इसमें की बहुत सारी चीजें हैं जो रूरलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो रहा है हमारी सिटी का, गाँवों से लोग यहाँ आ रहे हैं, गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, सड़कें हमारी ऊबड़ खाबड़ थोड़ी सी हो सकती हैं। इन सब के कारण टायर 2 सिटीज में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। हमको ऐसा विशेष प्रयास नहीं कर रहे। पिछली बार हमारे यहाँ कुछ लोगों ने काफ़ी सारे झाड़ लगाने की कोशिश करी थी, 50 लाख वाला एक मुहिम चलाई थी, बहुत अच्छी थी। और इसमें कि फिर इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, तो हम सब यदि कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि टायर 2 में भी बढ़ जाए, हम रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही, हम यदि ऐसी कॉलोनीज या रेसिडेंशियल एरियाज डेवलप करते हैं तो हम जैसे लोगों को तो खुशी होगी जो समझते हैं, जहाँ पे आप इतना प्रकृति को समझ के, ज्योग्राफी और सनलाइट और झाड़ों के बारे में, फ्लो और ट्रैक्स, यदि आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बेटर जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं सर की बात है कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी बढ़ गई, जिससे कि खान पान की आदतें हैं, जिसमें मेरे को लगता है अभी नॉन वेजिटेरियन फूड की मात्रा खाने में बहुत बढ़ गई है।
कुछ स्टडीज हैं जिसमें बताया गया है कि जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड को कुक करने में जो कार्बन इमिशन होता है वो वेजिटेरियन फूड को कुक करने से 50% ज़्यादा रहता है। तो ये जो कार्बन इमिशन होता है ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट पॉल्यूशन का एक माध्यम है। तो नॉन वेजिटेरियन ईटिंग फूड्स की आदत बढ़ गई है लोगों में, जो मैं देख रहा हूँ, और क्लोज डोर्स में रहने की आदत बढ़ गई है। मुझे लगता है क्रॉस वेंटिलेशन एक बड़ा मुद्दा है। अगर घरों में जिसमें हम रहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन और विंडो की जो साइज़ है, आप इंजीनियर हैं, आप मेरे को लगता है ज़्यादा बता पाएँगे, पर डायमेंशन उसकी बड़ा महत्व रखती है कि 4 बाय 4 की खिड़की क्यों होना ज़रूरी है, और उसका क्रॉस वेंटिलेशन के लिए अपोज़िट डायरेक्शन में जहाँ से हवा अंदर आ रही है और बाहर निकलने के एग्ज़िट डोर में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, ये बड़ा। और रूफ की हाइट जो है छत कमरे में, जो अभी कम हो गई 8 फुट तक की रह गई, मुझे लगता है इसको 10 से 12 फुट होना चाहिए आइडियली, जिसके कारण इनर सर्कल में एयर फ्लो जो है वो अच्छा रह पाएगा। तो इस तरह से इंडोर पॉल्यूशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लंग्स देन आउटडोर पॉल्यूशन। तो आप बाहर तो पॉल्यूशन झेल ही रहे हैं, जो सर ने बताया अभी कि ऑटोमोबाइल व्हीकल से, स्मोकिंग से, सो मेनी things. But indoor pollution also contribute to increase the lung health, deteriorate the lung health. So this is what very important while constructing a building. Yes. This is what my point of view. सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसा डॉक्टर भार्गव ने बताया कि प्लांटेशन ही इसका सॉल्यूशन है। प्लांटेशन वो ये गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है, जो व्हीकल्स का पॉल्यूशन है, इसमें वो पॉल्यूशन का वो सर्टिफिकेट वगैरह करा है गवर्नमेंट ने, और उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए पॉल्यूशन कंसेप्ट। तो मेरे को एक चीज़ और लगती है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को अपने जो एग्जॉस्ट है, जो इसका है मशीन का, अपना मोटर का, उसमें कार्बन प्रेसिपिटेटर लगाकर कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं। दैट इज इनडायरेक्टली डिक्रीज द पॉल्यूशन, आई थिंक सो। दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू एज ए इंजीनियर, व्हाट यू से, आई डोंट नो, मेरे को लगता है मेरा एक सजेशन है ये कि हर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के अंदर कार्बन प्रेसिपिटेटर होना चाहिए, जो कि कार्बन को पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में आने से पहले ही वो प्रेसिपिटेट कर दे, और इस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं। सर, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन की जब आप बात करते हैं तो हम लोग एमओएस पूरा छोड़ने पे जोर दे रहे हैं कि आपका ईस्ट वेस्ट अगर आपका घर है तो वैसे ही विंड आता है, तो एमओएस अभी हमारे रो हाउसेस बन जाते हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन वहाँ खत्म हो जाता है और ये वास्तु में भी आ जाता है। तो मैं जी, आप ही की बात है, तो वो हो गया। दूसरा, एक अर्बनाइजेशन की हम बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, जब हम शहर के बीचों बीच कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के भी पॉल्यूशन होता है। तो लेकिन जहाँ मान लीजिए घर भी बना रहे हैं अर्बन सेंटर में, तो आसपास जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, आते हैं, बसेस जा रही हैं, वो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उड़ता है। तो शायद हमें सिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन को कवर्ड करके करना कंपलसरी करना चाहिए, खास करके अगर ट्रक्स भी जाते हैं तो उनके टायर से भी धूल उड़ता है। तो ये हमने बाहर की कंट्री में से तो मैंने देखा है कि ट्रक जब साइड से निकलते हैं तो टायर धूल के निकल रहे हैं, साइड पूरा कवर्ड होता है। सिटी के अंदर खास करके जब हम ये चीजें कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बजाय साइड पे सीमेंट का यूज करके प्रीफेब फैक्ट्री में से बनकर आता है, तो उसमें कम पॉल्यूशन होता है। अब ये न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं, चीजें हैं जो शायद हम लोग सभी लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुद्दा यही है कि ये टीयर 1 सिटी में और विदेशों में तो हो रहा है, हम जहाँ टीयर 2 टीयर 3 की बात करते हैं, तो कितनी जल्दी ये नॉलेज हम आगे बढ़ा सकते हैं, कितने जल्दी से अडॉप्टेशन कर सकते हैं। सर, जाते जाते एक लास्ट प्रश्न आप लोगों से है, इंदौर स्वच्छ सिटी में तो 8 बार बन चुका है, तो स्वच्छता में ये एयर पॉल्यूशन को कैसे जोड़ सकते हैं, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सभी लोगों को कि 9वीं और 10वीं बार भी जब आए तो पैरामीटर्स भी इतने स्ट्रिक्ट हो जाए और चीजें ऐसी जुड़े टेक्निकल की हवा पे भी हम बात कर पाए। सीधी सी बात है मनोज की, स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर तभी बनेगा जब वो प्रदूषण रहित इंदौर। बैकग्राउंड में जो आपका क्वेश्चन था, जो एक बार दिखता नहीं है और वो प्रभावित तो करता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर सोच, एक बहुत बड़ी मार और चोट लगने से पहले हमें करना बहुत जरूरी है हर रूप। सर ने राजीव खुराना सर का जिक्र किया, सर उनका भाषण बोल नहीं रहे थे, ही वाज लिटरली येलिंग, सर चीख रहे थे कि भैया समझ जाओ, सीख लो। दिल्ली में तो हम समझ रहे हैं,
पर जब तक इंदौर वाले नहीं सीखोगे, तो लेट होके सीखोगे, बहुत बड़ी बात है। जी तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो बात बिल्कुल सही है, समन्वित प्रयास से हम इसको स्वच्छ इंदौर और स्वस्थ इंदौर बना सकते हैं। इसमें इंडोर पॉल्यूशन, आउटडोर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना, लाइफ स्टाइल को सुधारना, और ये जो अभी तरीके हैं कंस्ट्रक्शन के समय पे जो कंस्ट्रक्शन से होने वाला पॉल्यूशन है उससे बचना, इन सब तरीकों को अगर हम रिजिडली और रिलीजियसली अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन हमारा शहर जो है स्वच्छ इंदौर जरूर बन के रहेगा। स्वच्छ तो है, स्वस्थ भी बन के रहेगा। मनोज, आपने जो सवाल पूछा उसके एक छोटा सा मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम लोगों की आदतें बदल गई हैं, हम लोग गंदगी अब ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन अब सफाई और अच्छी करें, पॉल्यूशन को रोकें। अब जिसे प्रोएक्टिव कहते हैं ना, उस मोड में सबको जाना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सिडनी में देख रहा था ध्यान से, वहाँ आपके घर के बाहर के घर के सामने जितना एरिया है ना, वहाँ घास उगाना, झाड़ लगाना, उसको जिंदा रखना और साफ रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे घर की। ये जब कहूँगा कि हाँ, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इंदौर है, मेरा देश है, इसकी हवा मेरे बच्चों के लिए है, मुझे साफ रखने की जिम्मेदारी मेरी है, वो अब थोड़ी सी भावना, मानसिकता और विचार थोड़े से और हम ट्विस्ट करेंगे तो अब आगे निकल जाएंगे। और अब मुझे पक्का मालूम है कि कोई हमारे आसपास भी नहीं आ सकता, हमेशा आगे रहेगा इंदौर। मैं तो फिर इसी बात पे जोर दूंगा कि प्लांटेशन अधिक से अधिक होना चाहिए, वही इसका सॉल्यूशन है। और अपनी ओर से ये व्हीकल का पॉल्यूशन, ये इंडस्ट्री का पॉल्यूशन, इस पे रोक लगाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन है। सर धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोगों के कारण आज शायद बहुत सारे मिथ्स लोगों के कम हुए होंगे। और जाते जाते एक बार और धीरे से सांस लीजिए और ये महसूस कीजिए कि ये जो सांस हम ले पा रहे हैं, ये चाहे अमीर हो या गरीब हो, ना कोई बिल आता है ना कोई रसीद, ये बड़ा फ्री है। लेकिन ये जो चॉइस है, जो आपने एक विरासत की बात करी है सर, कि हम जो छोड़ के जाएंगे तो कोई धन दौलत पद सब छोड़ के जाते हैं, हम हवा ही अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। और शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे देश में आज, जिस पे डिस्कशन शायद कम होते हैं और ऐसे डिस्कशन होने चाहिए। हवा को हम स्वच्छ कैसे रखें, क्योंकि ये इंस्टेंटली सुधर नहीं सकता। अगर ये बिगड़ेगा तो उसको सुधारने में सालों लगेंगे। तो इसमें हमें आज ही से चिंतन करना चाहिए। और आप लोगों को सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.